हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डीआरडीओ सेप्टम 10 ए की ओर से जो जॉब नोटिफिकेशन निकला था, स्टेनोग्राफर, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, स्टोर एंड सिक्योरिटी असिस्टेंट, ड्राइवर ड्राइवर में क्या जाता है, व्हीकल ऑपरेटर एंड फायर इंजन ड्राइवर और फायरमैन, इतने सारे पोस्ट पे जो जॉब नोटिफिकेशन निकला है, तो वही जॉब नोटिफिकेशन का जो आज का जो क्लास है, ये एप्टीट्यूड का क्लास टेस्ट सीरीज 18 है। इससे पहले 17 टेस्ट सीरीज अपलोडेड है। अगर वो वीडियो नहीं देखें तो ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो देख सकते हैं। और देखिए, एप्टीट्यूड से आपका क्वेश्चन 17 से 18 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। कभी कभी 20 भी पूछ लिए जाएंगे, लेकिन ये समझिए 17 से 18 एवरेज पूछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 75 मार्क्स का पेपर होगा डीआरडीओ सेप्टम 10 आने का। सारे स्टेनोग्राफर चाहे क्यों ना हो, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट या स्टोर एंड सिक्योरिटी असिस्टेंट क्यों ना हो, ड्राइवर क्यों ना हो, फायरमैन क्यों ना हो, 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो एप्टीट्यूड से रहेगा, रीजनिंग से रहेगा, जनरल अवेयरनेस से रहेगा और जनरल इंग्लिश से रहेगा। सेक्शन वाइज नहीं रहेगा। ये रहेगा क्वेश्चनों का समूह। अगर मैथ का क्वेश्चन है तो लगातार मैथ का कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। सेम उसी तरह रीजनिंग का है तो रीजनिंग का लगातार मिलेंगे। इस तरह देखने को मिलेगा, लेकिन ये सेक्शन वाइज जैसे एसएससी लेता है वैसे नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या है कि अगर आप लोग ये एप्टीट्यूड का टेस्ट सीरीज 18 आज हम लोग देखने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन करेंगे, सारे क्वेश्चन यह इसी, देखिए सेम क्वेश्चन तो नहीं आ सकता है, लेकिन पैटर्न रहेगा वो सेम रहेगा। ओके, केवल डाटा चेंज रहेंगे। तो देखिए, अगर आप लोग चाहते हैं जब अभी आने वाले कुछ दिनों में बेहतर तैयारी करें, तो हमारे साथ यूट्यूब जो क्लास चल रहा है उसके उस पर कंटिन्यू बने रहिए। तो क्या करना है, बस नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो नोटिफिकेशन रहेगा वो टाइम टाइम तक पहुंचते रहेगा। क्योंकि देखिए, इन्फॉर्मेशन प्लस एडुकेशन इजकल टू सिलेक्शन। इन्फॉर्मेशन भी स्टडी विथ क्रेजी ग्रुप पे आपको टाइम टाइम पे दिया जाता है। इन्फॉर्मेशन क्या, जैसे आपको बचपन से, बचपन बोले तो जब से फॉर्म डाले थे उसी टाइम से बताया जा रहा है कि मार्च में एग्जाम होगा, मिडिल मार्च में। उसके बाद फर्स्ट मार्च के फर्स्ट वीक में, नहीं तो बोला गया था स्टडी विथ क्रेजी गुरु टीम द्वारा, मार्च के फर्स्ट वीक नहीं तो फरवरी के लास्ट वीक में क्या आएगा, एडमिट कार्ड आ गया। तो मार्च के फर्स्ट वीक में ही आ गया ना, 2 मार्च को आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल गया है। और बीच मिडिल मार्च में भी एग्जाम हो गया। तो मतलब ये सब इंफॉर्मेशन आपको दिया जाता है। आगे का भी इंफॉर्मेशन अभी एक वीडियो लाया जाएगा, जो कैसे तैयारी करें, क्या है क्या नहीं, तो उस पर भी एक वीडियो लाया जाएगा आने वाले टाइम में। लेकिन आप लोगों ने अगर ई बुक नहीं लिया है तो ले लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन इजकल टू सिलेक्शन। अब ये क्या है, ऑनलाइन आपको क्लास कंटिन्यू रखना है। ऑफलाइन में देखिए, ऑनलाइन पढ़ के आप केवल एग्जाम नहीं फोड़ सकते हैं, इसके लिए ऑफलाइन भी क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। तो ये कैसे, तो देखिए 70 रुपीज में आपको बुक मिल रहा है, और ये स्टडी विथ क्रेजी गुरु टीम द्वारा तैयार किया गया है। सर ये 70 रुपया मात्र, ये क्या है, ये क्या लोचा है? देखिए, इसमें आपको एप्टीट्यूड भी, रीजनिंग भी, जनरल अवेयरनेस भी और जनरल इंग्लिश, चारों सब्जेक्ट का जो बुक है मात्र 70 रुपीज में। यही मार्केट से लाने जाइएगा तो आपको कितना पे करना पड़ जाएगा, 500 से 1000 रुपया के बीच। लेकिन यहाँ, और ये भी 70 रुपीज बुक का प्राइस नहीं है, मेंटेनेंस चार्ज लिया जाता है। जो स्टडी विथ क्रेजी गुरु टीम द्वारा जो भेजने वगैरह जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस करने का जो चार्ज है, क्योंकि उसमें ई बुक बोले तो पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलेगा, तो पीडीएफ बनाने में भी जो ऐप वगैरह ऐप का चार्ज देना पड़ता है वो लिया जा रहा है। ओके, तो 70 रुपीज आपको क्या पेमेंट करना पड़ेगा। तो 70 रुपीज पेमेंट इसी नंबर पे करना है। इसी नंबर पे आपको पेमेंट करके पेमेंट स्क्रीनशॉट हमें आप सेंड कीजिएगा। मैं आपको बुक 10 से 15 मिनट के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, तो बुक जल्दी ले लीजिए, क्योंकि टाइम आपके पास नहीं बचा है, और आने वाले जो कुछ दिन है उसमें आपको हार्ड वर्क करना है। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, ए और बी की वार्षिक आयों में 4:3, 4:4:3 तथा उनके वार्षिक व्यय, देखिए आय कितना है, 4:3, 4:3 है, और व्यय कितना है, जो खर्च है वो कितना है, 3:2, यानी कि व्यय उनका 3:2 है, 3:2 है। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक, यानी प्रत्येक 600 रुपया, प्रत्येक को 600 रुपया बचता है, तो एक की वार्षिक आय ज्ञात करें। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। कैसे, तो देखिए यहाँ पे उनकी वार्षिक आय दे दिया है और व्यय भी दे दिया है, और लास्ट जो ईयर के एंड में 600 रुपया उनको बचता है। तो 600 रुपया बचता है, तो एक की वार्षिक आय क्या है ये पूछ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले ए और बी की जो मान लेंगे हम लोग, ए और बी की वार्षिक व्यय है 4x और 3x। ये कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए वार्षिक आय है वो तो आपको
यहाँ पे क्या दिया है 4:3 में, तो अगर रेशियो हटाएंगे तो इंटू कोई कांस्टेंट करना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ कांस्टेंट क्या एक्स मान लेते हैं, तो 4x और 3x। ओके, अगर 4/3 रेशियो है तो 4x डिवाइडेड बाई 3, x 4/3 ही आ गया है, तो ये कांस्टेंट लगाने में हमें कोई मतलब एतराज नहीं है। तो वही वार्षिक आय क्रमशः कितना है 4x और 3x है। तो उसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन इसलिए ना हम बार बार बोल रहे हैं, जो क्वेश्चन समझ गए ना तो हवा में उड़ा दीजिएगा। जैसे देखिए, वार्षिक व्यय 3:2 है, जो उनका व्यय है वो 3:2 है, लेकिन प्रत्येक वर्ष के अंत में उनको 600 रुपया, जो एक वर्ष है अंत में उनको 600 रुपया बचता है। तो क्या है कि मान लीजिए 4x वो क्या करता है, 4x वो कमाई करता है, वो कमा के लाया कहाँ से, उसमें से क्या है कि -600, अगर व्यय कितना है, अगर ये 4 है तो ये 3 हो जाएगा, इजकल टू 3, इतना इतना वो व्यय करता है, लेकिन बचाता कितना है, तो ये 600। तो 4x माइनस 600 इजकल टू 3 हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि इसमें से 4x टोटल अमाउंट है जो कमाई किया है, जो वो मतलब स्रोत है उसका, जो एक साल का 4x, वो एक साल में इतना रुपया वो कमाया 4x, माइनस 600 माइनस क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है 600 वो लास्ट में बचा लेता है, तो 600 ही बचाता है ना, बाद बाकी खर्च कर देता है, तो बाद बाकी कितना 3 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये 3 यहाँ पे 3y मान लीजिए, व्यय वाले को 3y के बराबर हो जाएगा इसका व्यय का खर्चा, मतलब इतना वो 3y खर्च कर देता है, 4x कमाई करता है, 600 मतलब बचा लेता है, तो टोटल कमाई 4x है, माइनस में से जो बचाता है वही ना वो खर्च करेगा। तो यही से हम लोग इक्वेशन यहाँ से बनाते हैं, 4x माइनस 600 इजकल टू 3, अगर मान लीजिए 3y करते हैं, और यहाँ 3x, क्योंकि सेकेंड वाला 3x माइनस 600 सेकेंड वाला, और ये 2y करते, तो y से y यानी कि 3/2 हो जाएगा, तो 3/2 आ गया ना। तो ये देखिए, ये इक्वेशन यहाँ से बन गया, ये -600 ऊपर भी और -600 नीचे भी क्यों होगा, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियर किया है कि लास्ट में वो 600 रुपया बचा लेता है, तो 600 रुपया बचा लेता है, तो आपको क्या करना है, वो माइनस कर देना है, और जो खर्च है 3/2 रेशियो में है, अगर यहाँ y यहाँ भी y देंगे तो y से y तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग सिंपल x का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, और ये कैलकुलेशन का पार्ट आपको करना है, अभी वीडियो रोक के आपको पहले कैलकुलेट करना है तब आगे बढ़ना है। मतलब ये मत सोचिएगा कि सर ऐसा तो नहीं होगा कि कैलकुलेशन अभी यहाँ कर लीजिएगा तो वहाँ सिंपल लगेगा, अगर यहाँ नहीं कीजिएगा तो वहाँ टाइम ज़्यादा लग जाएगा। 75 क्वेश्चन 60 मिनट में आपको बनाना है, 60 मिनट में, 1 आवर में, 1 घंटा में, तो समझ रहे हैं ना, यहाँ पे तो आपको मेहनत करना पड़ेगा ना, तो मेहनत तो अभी कर लीजिए ना। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू कितना 600 निकल के आ गया। उसके बाद a की वार्षिक आय, तो a की वार्षिक आय यहाँ हम लोग मान चुके थे कि जो a और b का वार्षिक आय 4x और 3x है, तो यहाँ x का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, तो a का कितना 4x हो जाएगा, तो 4x का वैल्यू पुट करेंगे 2400 रुपया, तो कहाँ पे इसका आंसर देखिए 41 का 2400, यानी कि आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 42 देखते हैं। 5 विद्यार्थी गणित में प्राप्त अंकों का औसत, 5 विद्यार्थी मान लीजिए मैथ का कोई एग्जाम देता है, 5 स्टूडेंट, कितने 5 स्टूडेंट, 5 विद्यार्थी, ओके, औसत उनका कितना है 50 है, पाया गया है। बाद में यह पता चला कि विद्यार्थी के प्राप्त अंक 48 के स्थान पर 84 ले लिए गए हैं, तो ठीक औसत जो अब नया एवरेज बनना चाहिए ना, जैसे क्या किया है 48 के जगह पर क्या किया है, 48 के जगह पे कितने 84, मतलब उल्टा 48 है तो 84 ले लिया गया है, तो ये औसत चेंज हो जाएगा। औसत क्या होता है, टोटल नंबर, जैसे एवरेज इजकल टू टोटल नंबर जो ऐड करेंगे, योग नंबरों का योग, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस XYZ प्लस A प्लस B, 5 स्टूडेंट है, प्लस में टोटल कितने स्टूडेंट है, तो 5 है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 हो जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस A प्लस B, इतने का जो ये एवरेज दे दिया है वो कितना है 50 है, और टोटल नंबर कितना है, टोटल नंबर 5 है। तो अगर ये टोटल, अगर हम लोग इसका योग निकालना चाहते हैं, तो योग इजकल टू कितना आ जाएगा, योग इजकल टू 50 इंटू ये 5 है, और ये 50 हो जाएगा, 50 इंटू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5, यानी कि 5×5 125, यानी कि 250, ओके, तो 250 ये एवरेज आ जाएगा। लेकिन क्या किया है कि इसमें से क्या है कि 48 के जगह 84 ले लिया गया है, तो नया एवरेज, तो हम लोग न्यू एवरेज कैसे निकालते हैं, तो ठीक नया जो न्यू एवरेज है, ठीक एवरेज है, वो कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, ये तो टोटल, जैसे टोटल तो सेम रहेगा,
5 इंटू 50, ये तो नंबर हो गया। इसके जगह क्या किए हैं, जो जो संख्या ऐड करना है जो सही है उसको हम लोग जोड़ देंगे। 48 ये सही है और इसके जगह पर कितना 84 ले लिया गया था। तो ये क्या किया, यहाँ पे जब ऐसे क्वेश्चन आए तो जो संख्या सही दिया रहेगा उसको ऐड कर देना है, जोड़ देना है। 48 यहाँ पे ऐड हो गया और माइनस में 84 हो गया और डिवाइडेड बाई 5 रहेगा ही, क्योंकि 5 स्टूडेंट है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 5, तो ये तो रहेंगे ही, ये इससे कोई फर्क नहीं। जैसे टोटल योग है, मान लीजिए इसको 5 इंटू 50 को हम लोग x मान लेते हैं, x में से जो जैसे गलती हो गया 48 के जगह क्या हो गया 84 है, तो 48 जो ऐड कर देंगे जो सही है और जो माइनस कर देंगे जो गलत से ले लिया गया था 84 माइनस कर देंगे डिवाइडेड बाई 5, ये नया एवरेज इसको कैलकुलेट कीजिएगा ना तो आपको 42.8 आ जाएगा। और सही भी है, कम भी आना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर 84 ज़्यादा संख्या ले लिया गया था तब एवरेज 50 था, अब क्या है कि 48 ही लेंगे तो कितना बहुत कम है, तो गैप कम दिखेगा, यानी कि यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 42 पॉइंट कितना 42.8, यानी कि आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए 43 क्या बोल दिया, मेरी बचत कितनी होगी यदि मैं वार्षिक आय 7,000 रुपये का 87.5% खर्च कर देता हूँ, यानी कि इसकी बचत कितना होगा अगर इसकी वार्षिक आय कितना है 7,000 है और इसकी जो खर्च कितना करता है इसका 87.5%, इतना वो खर्च कर देता है। और तो 7,000 में से अगर मान लीजिए टोटल उसका 100% है, 100% 7,000 है, इसमें से वो क्या करता है कि 87.5 खर्च कर देता है, तो इसमें से 100 में से 87.5% अगर हम लोग माइनस करेंगे वही न उसके पास बचत बनेगा। तो कितना 7,000 का कितना 100 अब माइनस 87.5%, ये इसका बचत हो गया। देखिए यहाँ पे भी है आपको, है ना, ये जो वार्षिक बचत है टोटल कितना हो गया 7,000 हो गया, और 7,000 का मतलब वही गुना का, ये टोटल में से इतना तो वो खर्च कर देता है 100 में से, तो 100 में से इतना माइनस कर देंगे तो वही उसका, तो 100 में से ये 125 कहाँ से आ गया 12.5 होगा, तो डिवाइडेड बाई ये परसेंटेज है 100 होगा, तो अगर ये 0.5 है पॉइंट हटेगा तो ये 1000, 125/1000, यही सिंपल मतलब ये कैलकुलेशन का पार्ट है। तो 7,000 का अगर इतना में से 100 में से 12 ये कितना, जैसे 7,000 में से कितना इस 100 में से 87.5 माइनस करेंगे तो 12.5% इसका बचत है। तो यही कैलकुलेट करके 875 रुपया केवल उसका बचत है। वार्षिक बचत कितना है 875 रुपया, वो कहाँ है ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए फॉर आगरा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है सर क्वेश्चन इजी है, देखिए इसमें इजी भी डाले हैं, मॉडरेट भी डाले हैं और हार्ड भी डाले हैं। तो क्वेश्चन तीनों प्रकार के आएंगे, ये नहीं कि क्वेश्चन एकदम वहाँ देखिए 75 क्वेश्चन 60 मिनट, तो इजी पूछे जाएंगे, नहीं ये नहीं ना कि ये क्वेश्चन हार्ड पूछ लिए जाएंगे कि एक क्वेश्चन बनाने में 2-2 मिनट 3-3 मिनट, बस आपको दिमाग के साथ वो खेलेंगे। तो आप स्टडी विथ क्रेजी गुरु टीम के साथ जुड़े हैं तो आप कैसे खेलने दीजिएगा, आप यहाँ मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए देखते 48, मिस्टर अग्रवाल ने अपनी पत्नी की रकम अग्रवाल ने अपनी पत्नी को अपनी रकम का, जैसे मिस्टर अग्रवाल है जो अपनी जो रकम है उसको डिवाइड करता है 30% हिस्सा दिया, यानी कि मान लीजिए एक्स उसका क्या है अमाउंट है, उसका 30% वो पत्नी को दिया। उसके बाद अपनी पुत्री का बाकी का आधा और बचे हुए रकम अपने 5 बराबर बेटों में बांट दिया है। तो क्या है कि 5 लड़कों में बराबर बांट दिया है। तो क्या है कि एक्स का 30% तो वो किसका दे दिया है पत्नी को। उसके बाद बचे हुए रकम में यानी कि 70% बचा, तो 70% में क्या किया अपनी पुत्री को 35% दे दिया है और बाद बाकी 5 लड़के को, यानी कि 5 लड़के 7-7%, 7-5-35 7-7% वो 5 लड़के में बांट दे दिया है। यदि प्रत्येक लड़का 14,000 रुपया पाया, यानी कि प्रत्येक जो लड़का है वो 14,000 रुपया पाया, तो उसके पास कुल कितनी रकम थी, तो रकम पूछ रहा है। तो यहाँ से हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सिंपल है। कैसे, देखिए जो हम बताए हैं, जो एक्स है तो एक्स का 30% वो तो पत्नी को दे दिया, उसके बाद 70% बचा। 70% में क्या है कि वो बोला जो उसका आधा है वो हम कितने पुत्री को दे दिया, यानी कि 35%, तो 35% वो पुत्री को दे दिया है। उसके बाद देखिए
और जो 35% बचा है, ये 35% में वो बाद बाकी जितने लड़के हैं, 5 लड़के हैं, 5 लड़के में बराबर हिस्से में बांट दिया है। तो बराबर हिस्से में बांटा है, तो 7 डिवाइडेड बाई 35 डिवाइडेड बाई 7 कीजिए, 5 कीजिएगा, तो 7 यानी कि 7% एक लड़का को मिला ना। तो वो 7% रकम हम यहाँ पे दे दिया है कि प्रत्येक लड़का 14,000 रुपया पा रहा है। तो 14,000 कितने किसके बराबर हो जाएगा? 7% के बराबर हो जाएगा 14,000 रुपया। तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा? तो 100% इंटू कितना कर दीजिएगा, तो वही अगर मान लीजिए, ये तो इजीली निकाल सकते हैं, 1% इजकल टू कितना, 14,000, 14,000 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 दूना 14, तो 100% इजकल टू कितना हो जाएगा, 100 यानी कि कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, कितना बताइए, 2 लाख। 2 लाख रुपया उसके पास थे। तो 2 लाख में से क्या किया है, वो 30% अपने पत्नी को दे दिया है। 30% के बाद 70% बचा, 70% में वो क्या क्या किया है, 70% में 35% आपने एक पुत्री को दे दिया है। अब बाद बाकी 35% में वो बराबर 5 लड़कों में बांट दिया। तो देखिए क्वेश्चन में ही दिया गया है, एक लड़का अगर मान लीजिए कितना 7% है 14,000 के बराबर, तो 100% कितना 2 लाख के बराबर हो जाएंगे। तो यही इसका आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 45, एक 270 मीटर लंबी ट्रेन जो कि 360 मीटर पर सेकेंड की चाल से दौड़ रही है। ट्रेन की लंबाई दे दिया है और ट्रेन का स्पीड भी, जो चाल है वो भी दे दिया है, कितना 360 मीटर पर सेकेंड, ध्यान रखिएगा मीटर पर सेकेंड में दे दिया है। तो अपने बराबर लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को कितने समय लगेगा, मतलब पार करने में कितने, बराबर लंबाई बोले तो मान लीजिए ट्रेन का लंबाई यहाँ पे दिया गया है 270, मानना नहीं है, दिया ही गया है। उसके बाद यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म है जो कि बराबर लंबाई यानी कि 270 मीटर का ही प्लेटफॉर्म है, ये ट्रेन का यहाँ तक है। तो क्या है, और ये 360 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है, स्पीड है इसका। तो क्या है, डिस्टेंस यहाँ से शुरू कीजिए और जो दोनों कवर हो जाएगा ना, क्योंकि ट्रेन यहाँ से आएगी, यहाँ से तो ये पॉइंट स्टार्ट हो गया, इंजन यहाँ से इंजन आएगा, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ तक ये प्लेटफॉर्म क्रॉस करना है ना, तो यहाँ इसका लास्ट बोगी पहुंचना चाहिए। तो ये इतना डिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि 270 प्लस 270, ये इसका दूरी तय करने में दूरी लगेगा। ओके, और यहाँ पे हमें क्या दे दिया है, स्पीड भी दे दिया है, जो 360 मीटर पर सेकेंड के चाल से ये ट्रेन चल रही है। तो स्पीड हमें पता ही है, डिस्टेंस हमें पता ही है, तो स्पीड इजकल टू दूरी बटे समय। तो समय हम लोग नहीं निकाल जा सकते हैं, समय इजकल टू क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो दूरी बटे चाल, दूरी कितना हो जाएगा 270 प्लस 270, और चाल कितना है 360, कैलकुलेट कीजिएगा, जो आएगा सेकेंड में वो आंसर आ जाएगा। देखिए है ना, जो ट्रेन का जो कुल दूरी हो जाएगा, जो हम बताए थे, ट्रेन का लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म का लंबाई, क्योंकि ट्रेन का लंबाई यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक प्लेटफॉर्म की लंबाई है। तो ये पॉइंट से हम लोग, ये पॉइंट लास्ट बोगी यहाँ से यहाँ निकल जाएगा, तब ना हम मानेंगे जो ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर लिया है। यहाँ से अगर मान लीजिए इंजन आया तो ये भी डिस्टेंस तय करेगा, उसके बाद ये भी डिस्टेंस तय करेगा ना, यहाँ तक लास्ट बोगी पहुंच जाएगा, तब मानेंगे जो प्लेटफॉर्म क्या है, क्रॉस कर लिया है। तो ये डिस्टेंस हम लोग निकाल लिए, चाल हम लोगों को क्वेश्चन में दे दिया है, समय इक्वल टू दूरी बटे चाल, दूरी हम लोग कितना 540 मीटर निकाल चुके थे, और ये जो चाल है कितना है, मीटर पर सेकेंड है। तो ये मीटर से मीटर का सेकेंड नीचे है, तो ऊपर जाने पर सेकेंड यहाँ आ जाएगा, तो 1.5 सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। तो 45 का कहाँ पे है, 1.5 सी हो जाएगा। चलिए 46 देखते हैं। एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि लड़कों की संख्या 20% बढ़ा दी जाए और लड़की की संख्या 10% बढ़ा दी जाए, तो लड़के और लड़कियों के बीच का नया अनुपात क्या हो जाएगा। यानी कि दोनों में, इसमें भी 20% बढ़ाया है, इसमें लड़की में 10% बढ़ाया है, तो नया अनुपात है, इसका कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले विद्यालय में लड़के लड़कियों की जो अनुपात में दिया रहेगा, तो उसको हम नॉर्मल एक्स मान के कर लेते हैं, 2x और 3x है। प्रश्नानुसार क्या है कि इसमें क्या है, 20% बढ़ाया गया लड़कों में, तो 20% बढ़ेगा यानी कि 100, 100 प्लस कितना हो जाएगा 20, यानी कि 120 हो जाएगा। ओके, 120, और इसमें 110 हो जाएगा, क्योंकि 10% हो जाएगा, तो इसका 120%, 2x का 120% ये हो जाएगा, का 2x का 120%, परसेंट है, परसेंट हटेगा तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय
3x का 110, 110 अगर वही अगर माइनस बोलता तो 100 में से हम लोग माइनस कर देते तो यहाँ 90 हो जाता, लेकिन प्लस बोला है तो यहाँ पे 110 हो जाएगा। अगर वही यहाँ पे -20% बोलता तो 80 हो जाता। तो 100 हम लोग एक पॉइंट मान के चलना है। तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 24/33 यानी कि 8:11। नया रेशियो कितना आ जाएगा 8:11। तो 8:11 ये क्या है, इसका आंसर है ये ए फॉर आगरा हो जाएगा, 8:11। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। 47 क्या है, चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई। क्या है, चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई है। अब एक व्यक्ति 36 रुपया में 500 ग्राम से अधिक चीनी, यहीं पे स्टूडेंट कंफ्यूज, ये अधिक नहीं पढ़ पाते हैं लोग, क्या है वहां पे कंफ्यूजन में रहते हैं। क्या है 500 ग्राम एग्जैक्ट नहीं बोला है, इससे अधिक चीनी, इसलिए ना बोल रहे हैं। जो क्वेश्चन तो इजी लगेगा लेकिन आपको तेल निकाल देगा वहां, अगर अभी इसका एग्जाम मतलब इसका वो कैलकुलेट नहीं कीजिएगा तो वहां आपको क्या हो जाएगा, भारी पड़ने लगेगा। और सही सही क्वेश्चन से देखिए, क्वेश्चन समझ गए ना तो आंसर यो हवा में निकाल दीजिएगा। जैसे देखिए अब एक व्यक्ति 36 रुपया में 500 ग्राम से अधिक चीनी, 500 ग्राम से अधिक चीनी बोले तो 500 ग्राम एग्जैक्ट नहीं है, उससे अधिक 600 ग्राम भी हो सकता है, 700 ग्राम भी हो सकता है, लेकिन 1 केजी से कम है। ओके, अब ये नहीं जो 1 केजी से कम बोला है, यहाँ पे बोला नहीं 500 ग्राम से, बस ये बोला है जो अधिक चीनी खरीद सकता है। चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक कीमत, तो जो प्रारंभिक कीमत है जो प्रति किलोग्राम वो पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल पहले क्या है कि 36 का 20% निकालेंगे, क्योंकि अभी इसका क्या है 500 ग्राम से अधिक चीनी लेते, क्वांटिटी इसका हम लोग मेजर करते हैं। तो 36 का 20% कितना हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि 20% को हम लोग 1/5 लिखते हैं। तो 36 का 20% 36 इंटू 1/5, 36 तो 36 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, 36 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, 36/5 हो जाएगा। और उसके बाद क्या है 500 ग्राम चीनी का मूल्य, अगर हम ये क्या रुपया आ जाएगा, मतलब इतना रुपया, क्योंकि 20% इंक्रीज किया गया है। यहाँ पे ये पहला पैराग्राफ पे चीनी का भाव में 20% की वृद्धि किया गया है। 36 रुपया में हम लोग 500 से अधिक ग्राम लेते हैं। तो 500 ग्राम चीनी का मूल्य कितना, 500 ग्राम चीनी 36.5 रुपया में मिलती है। जो 500 ग्राम है वो 36 डिवाइडेड बाई 5, ओके, इतना रुपया में मिलती है। तो 100 ग्राम कितना में हो मतलब 500 ग्राम इतना है, तो 1 केजी यानी कि 1 केजी कितना इंटू 2 करेंगे, यही ना इंटू 2 यानी कि 1000 और डिवाइडेड बाई 500, तो ये 2 इंटू 2 करेंगे यानी कि 500 ग्राम कितना है तो 1000 कितना है इंटू 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाई 5 रुपया में। ये क्या अभी जो नया 20% इंक्रीज होने के बाद का प्राइस है, क्या 20% इंक्रीज होने के बाद का प्राइस है। लेकिन जो प्रारंभिक मूल्य है तो वो कितना है 20% कम है। तो अगर देखिए यहाँ पे अगर 20% कम है तो ये नीचे जो बताए थे जो प्राइज दिया रहेगा, तो प्राइज यहाँ पे ये है 75 वर्तमान का प्राइज है। अगर इसमें बढ़ जाता तो ऊपर, अगर ऊपर क्या हो जाता है 20 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे माइनस क्या होता है, यहाँ पे डिक्रीज करना है ना, भले यहाँ पे बढ़ रहा है लेकिन हम लोगों ने वर्तमान का चीनी में कमी हो गई है, चीनी के भाव में क्या हुआ है कमी हुआ है। तो कमी हुआ है तो 100/100 है, तो नीचे हम लोग 20 करेंगे ना, क्योंकि कमी हुआ है। अगर वही इंक्रीज रहता तो ये माइनस नीचे ना, -20 नीचे ना होके +20 ऊपर हो जाता है। ये ट्रिक हम बचपन से ही आपको पढ़ाते आ रहे हैं। और कहाँ का ट्रिक है तो प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रिक है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या है कि ये 20% की कमी हुई है तो 100/100 है, तो 100 नीचे वाले 100/100 है ना, 100/100, तो 100 नीचे कमी होगी तो नीचे 20 माइनस कर देंगे। अगर वही ऊपर बढ़ी रहती तो ऊपर 20 कर देते, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कमी है तो नीचे वाले माइनस कर देंगे। और जो प्राइस हम लोग निकाले हैं 72 डिवाइडेड बाई 5, ये जो प्राइस दिया गया था उसी से निकाले हैं, तो उसका हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो अभी का जो वर्तमान, जो उस टाइम का प्रारंभिक चीनी का भाव था वो कितना था 18 रुपये पर केजी था। ओके, ध्यान रखिएगा कितना 18 रुपये पर, और ये प्रारंभिक पूछा है। अगर वही अभी का पूछता जो अभी का वर्तमान है तो ये हो जाता। ओके, तो ध्यान रखिएगा ऐसा ऐसा क्वेश्चन आया है, आएगा और आता रहेगा। 47 हो गया। अब हम लोग 48 देखते हैं। देखिए, एक नाव धारा के साथ 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है, उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में 2 घंटे में तय करती है। यानी कि क्या है कि एक नाव है जो धारा के साथ, यानी कि ऐसे ये नाव है,
मान लीजिए नाव है, नाव में कोई चोमू बैठा हुआ है, जा रहा है, किधर जा रहा है, पानी का जो बहाव है इधर ही है, और नाव का भी दिशा इसी सेम साइड है, दोनों का दिशा सेम है, तो वो 1 घंटा में 20 किलोमीटर तय करता है। लेकिन फिर चोमू यहाँ गया ये नाव से, फिर वापस ये धारा के विपरीत दिशा में आ रहा है, सेम डिस्टेंस तय करना है, 20 किलोमीटर ही है, लेकिन उसको जाने में 1 घंटा टाइम लगा, लेकिन आने में 2 घंटा टाइम लग गया, क्योंकि वो धारा इधर जा रहा है और वो इधर आ रहा है, तो अपोज तो करेगा ही, न्यूटन थर्ड लॉ जानते ही है पढ़ते, तो क्या अपोजिट मतलब धारा की दिशा में ये जा रहा है, तो 2 घंटा लग जाएगा। तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करें, तो स्थिर जल में नाव की चाल कैसे ज्ञात करना है, तो सिंपल, सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि शांत जल में नाव की चाल कितना x किलोमीटर है, और धारा की चाल कितना है, जो शांत जल में नाव की चाल केवल नाव की चाल x किलोमीटर मानेंगे, और वही जो धारा की चाल है वो y किलोमीटर है, y किलोमीटर पर आवर, याद रखिए यहाँ घंटा में दे मतलब किलोमीटर पर आवर में दिया है। ओके, तो उसके बाद हम लोगों को यहाँ चाल समय इजकल टू दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल, तो क्या है चाल, तो दूरी हम लोगों को यहाँ पे दे दिया, समय कितना दे दिया 1 घंटा, जाने वाला धारा की दिशा में हम लोग ये कैलकुलेट कर रहे हैं, तो समय दे दिया है, दूरी भी 20 किलोमीटर दे के रखा है, चाल, अब चाल दोनों x प्लस वाई, शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर है वो ऐड, और ये धारा की जो धारा का चाल है वो दोनों ऐड हो जाएगा, जो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, क्यों, क्योंकि इस दिशा में अगर धारा चल रहा है तो इसी दिशा में नाव भी चल रहा है, तो दोनों ऐड होते जाएंगे ना, मतलब और स्पीड, अगर मान लीजिए आप वहाँ 1 स्पीड करते हैं तो धारा के कारण वहाँ पे 2 स्पीड आपको देखने को मिलेगा, तो वही है 20 या डिवाइडेड बाई x प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ से एक इक्वेशन बन के आता है x प्लस वाई इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब धारा के विपरीत दिशा में देखते हैं, लेकिन यहाँ पे भी क्या है, डिस्टेंस सेम है, कितना 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर, और टाइम अलग है, समय इक्वल टू 2 घंटा लग गया है, और डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर है, डिवाइडेड बाई x माइनस वाई है, तो x माइनस वाई यहाँ है, तो x माइनस वाई यहाँ से हम लोग एक नया इक्वेशन बनाएंगे, तो x माइनस वाई इक्वल टू 10 आ जाएगा, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे। इक्वेशन 1 धारा की दिशा में गए वो उससे निकला, जिसमें हम लोग ऐड किए, क्योंकि दोनों इधर भी धारा की दिशा में नाव जा रहा, नाव भी धारा जिस दिशा में चल रही है पानी का बहाव उसी दिशा में नाव भी चल रहा है, लेकिन अगर हम लोग ये इधर गए तो विपरीत दिशा में आ गए। विपरीत दिशा में क्यों आ गए, क्योंकि विपरीत दिशा में इसलिए x माइनस वाई क्यों हो गया, क्योंकि धारा इस दिशा में चल रहा है, नाव इसके अपोज में विपरीत दिशा में चल रहा है, तो x माइनस वाई हो जाएगा। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, तो दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से कैलकुलेट कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको x का वैल्यू निकल के आ जाएगा, तो x का वैल्यू कितना 15 किलोमीटर पर आवर, ये, और या हम लोगों ने क्या माना था, शांत जल में नाव की चाल, यानी कि नाव का जो चाल है वो x किलोमीटर माने थे, और x निकल गया, तो यहाँ 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये चल रहा है। उसके बाद देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन 49 देखते हैं। ए और बी एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं, और बी और सी उसी काम को 24 दिन में काम करते हैं, और सी और ए उसी काम को कितना दिन में, 20 दिन में काम करता है। वे सभी मिलके 10 दिन काम करे और बी और सी काम छोड़ के चले जाते हैं, तो शेष काम को पूरा करने में ए को कितना, ऐसा क्वेश्चन देखिए, टाइम एंड वर्क से, स्पीड और डिस्टेंस और स्पीड से एक एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, इसलिए ना प्रत्येक टेस्ट सीरीज करवाते हैं तो नया नया वेराइटी का क्वेश्चन ला रहे हैं। हर एक टेस्ट सीरीज में आप देखे होंगे डिस्टेंस, स्पीड एंड डिस्टेंस से और इससे टाइम एंड वर्क से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन जैसे ए और बी मिलके 30 दिन में काम करते हैं, बी और सी मिलके 24 दिन में काम कर लेते हैं एक ही काम को, वही काम को, और सी और ए मिलके 20 दिन में काम कर लेते हैं, तो सबसे पहले सबका एफिशिएंसी निकाल लेंगे और टोटल काम निकाल लेंगे। तो वो कैसे निकलेगा, तो जो जैसे समय दिया है, ए और बी मिलके 30 दिन में काम कर लेता है, बी और सी मिलके 24 दिन में काम कर लेता है एक ही काम को, और सी और ए मिलके 20 दिन में काम कर लेता है। सबका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे।
एलसीएम जो आएगा ना वो टोटल का, तो सबका एलसीएम आपको ये लेना है, एलसीएम 30 24 और 20 का एलसीएम लीजिएगा तो 120 आ जाएगा। यही 120 क्या है, टोटल कार्य है। कुल कार्य कितना है, अब हम लोग इफिशियंसी यानी कि क्षमता निकालेंगे। तो क्षमता कैसे निकलेगा, मान लीजिए ए प्लस बी का हम लोग ए का नहीं निकलेगा, ए प्लस बी, क्योंकि यहाँ ए प्लस बी मिल के काम कर रहा है 30 दिन में। तो ए प्लस बी का अगर हम लोग इफिशियंसी निकालेंगे तो 120 डिवाइडेड बाई 30, तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 इसका इफिशियंसी यानी कि पर डे का जो है वो 4 है। ओके, तब ना 30 इंटू 4 करेंगे तो टोटल काम कर लेगा, यानी कि एक दिन का भी ये कार्य बोल सकते हैं। उसके बाद बी प्लस सी का ये कितना, 120 डिवाइडेड बाई 24 करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये इसका इफिशियंसी हो जाएगा, एक दिन का कार्य भी बोल सकते हैं, यानी कि एक दिन में वो ए प्लस बी 4 काम करता है और बी प्लस सी 5 काम करता है। सेम उसी तरह सी प्लस ए यानी कि 120 डिवाइडेड बाई कितना 20 कर देंगे तो ये 6 आ जाएगा, यानी कि एक दिन में वो 6 काम करता है। अब हम लोग यहाँ एक एक करके ए की क्षमता, बी की क्षमता और सी की क्षमता निकालेंगे। जैसे यहाँ तो ए प्लस बी की क्षमता निकाले, बी प्लस सी की क्षमता निकाले, सी प्लस ए की क्षमता निकाले। अब एक एक करके निकालेंगे तब ना ए अकेले देखेंगे जो कितना काम कर लेता है। लेकिन उससे पहले ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता निकाल लेते हैं। तो कैसे, तीनों का ये सब ऐड कीजिएगा ना तो 2a प्लस 2b प्लस 2c, अगर सबको ऐड कीजिएगा जैसे ए प्लस बी, इसको हम लोग पकड़े, प्लस बी प्लस सी प्लस ये वाला प्लस, अब अगला क्या है ये वाला सी प्लस ए। तो सी प्लस ए सब में देखिए, ए भी यहाँ 2 जगह है, बी भी यहाँ 2 जगह है, सी भी यहाँ 2 जगह है। तो 2a प्लस 2b प्लस 2c, सबको एफिशिएंसी ऐड करना है, यानी कि 4 प्लस 5 प्लस कितना 6, कितना हो जाएगा 15 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 15। तो ये यही चीज को यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये डायरेक्ट की क्षमता 15 इजकल टू 15 लिख दिया है। ओके, तो कैसे आया, सबको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो 2a 2b 2c आ जाएगा इजकल टू 4 प्लस 5 प्लस 6 यानी कि 15 के बराबर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की क्षमता मतलब इफिशियंसी आएगा ना 7.5 आ जाएगा। अब क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए ए और बी सी का अलग अलग निकालना है। जैसे ए की क्षमता निकालना है तो बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना है 5 है। तो ये 7.5 में से ये बी प्लस सी का अगर हम लोग माइनस करेंगे तो ए की क्षमता निकल जाएगा, आ जाएगा ना, आ गया ना, 7.5 में से -5 किया तो 2.5 आ जाएगा। उसके बाद अब बी का निकालना है तो ए सी प्लस ए कितना है, सी प्लस ए 6 दिया है तो 7.5 में से 6 माइनस करेंगे तो 1.5 बी की क्षमता आ जाएगा। सी का, तो सी का इसका हम केवल तो ए प्लस बी कितना दे दिया, ए प्लस बी 4 दे दिया है तो 7.5 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना 3.5 आ जाएगा। ये सब कैलकुलेशन का पार्ट है, आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पार्टिकुलर आ गया एफिशिएंसी। लेकिन क्या है कि 10 दिन तीनों मिल के कार्य करता है, तो 10 दिन तीनों मिलकर यानी कि टोटल एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी का कितना है 7.5 है। तो एक दिन में अगर एक दिन में जो एक दिन में ए प्लस बी प्लस सी मिलके कितना 7.5 काम करता है, तो 10 दिन में इंटू 10 हो जाएगा ना, तो 75 यूनिट काम कर लिया है तीनों मिलके। 10 दिन बाद क्या हुआ, क्वेश्चन में ही बोला है, जो यहाँ पे देखिए बी और सी काम छोड़ के चला गया है। तो बी और सी काम छोड़ के चला गया है तो यहाँ पे शेष काम हम लोग टोटल का 120 है और 10 दिन में 75 यूनिट तीनों मिलके कर दिया है। और बी और सी 11वां दिन से नहीं आएगा तो टोटल कार्य 10 दिन में कितना 75 यूनिट हो गया है। तब जो शेष कार्य कितना बचेगा 120, जो टोटल कार्य है उसमें से जो काम हो गया है 75 वो माइनस हो जाएगा ना, तो 45 यूनिट बच गया है। तो बाद बाकी कार्य को कौन ए करता है, तो यही पूछा है ए कितने दिन में ये 45 यूनिट कार्य को कर लेगा। तो इफिशियंसी ए को हम लोग इसलिए ना पर्सनली निकाले हैं। तो ए का इफिशियंसी कितना है, जो ए एक दिन में 2.5 कार्य करता है तो 45 काम को पूरा करने में कितना, तो 45 डिवाइडेड बाई 2.5 हो जाएगा, क्योंकि एक दिन में वो 2.5 ही कार्य कर पाता है। तो टोटल लगा समय कितना हो जाएगा 45 काम है, एक दिन में 2.5 काम करता है तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो इसका अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 18 दिन में ये पूरा 45 यूनिट अकेले ये काम करेगा। कौन, ये ए द्वारा काम किया जाएगा 18 यूनिट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 50 क्या है, 6 सेंटीमीटर धातु की व्यास की एक ठोस गोलाकार, देखिए 6 सेंटीमीटर व्यास दे दिया है, ध्यान रखिएगा कितना, इसको रेडियस मान के कैलकुलेट करके आ जाते हैं और आंसर गलत हो जाता है। और यहाँ पे ऑप्शन में दिया रहता है, जो आप व्यास मान के मतलब रेडियस मान के कीजिएगा तो वो आंसर मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वो गलत होगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा व्यास दिया गया है। धातु का एक ठोस गोलाकार गेंद को पिघला के एक शंकु के रूप में
बनाया जाता है, जिसका आधार का व्यास, यहाँ भी व्यास दे दिया है 12 सेंटीमीटर है, तो ढाला जाता है। तो शंकु का ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए शंकु में क्या है, ये शंकु है, इसमें क्या है, यहाँ पे व्यास है ये वाला, और ऊंचाई ये, तो यही ऊंचाई हाइट पूछा है, और एक ये एल होता है, तो यहाँ पे हाइट पूछा है, तो हाइट कैसे निकालेंगे। जैसे देखिए 6 सेंटीमीटर धातु के व्यास व्यास वाले जो है गोलाकार है, उसको पिघला के क्या किया जाता है, शंकु बनाया जाता है। तो दोनों का जो वॉल्यूम है, इसी को मान लीजिए गोलाकार है, इसी को क्या कर दिया गया, पिघला के और क्या कर दिया गया, शंकु बना दिया गया है। तो दोनों का जो आयतन है, वॉल्यूम है, वो समान होगा ना। तो इसका आयतन इक्वल टू इसका आयतन, उससे पहले हम दोनों का व्यास रेडियस निकाल लेते हैं। गोले का रेडियस तो हाफ हो जाएगा, डी/2 होता है, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। शंकु का त्रिज्या कितना हो जाएगा, जो रेडियस व्यास दिया गया, डायमीटर दिया गया, उसका हाफ हो जाएगा, यानी कि 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो उसके बाद जो शंकु का आयतन, ये जो शंकु नया बना है, इक्वल टू गोले के आयतन के बराबर हो जाएगा ना। तो शंकु का आयतन क्या है, फॉर्मूला बचपन से ही पढ़ते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ये किसका, शंकु का आयतन। यही फॉर्मूला पर, ये अगर फॉर्मूला याद है ना, तो ये क्वेश्चन ये हवा में बना दीजिएगा। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू होता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, और ये 4/3 पाई आर क्यू है। तो ये 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि आर यहाँ पर क्या है, 6 सेंटीमीटर यहाँ निकाल चुके हैं, और एच हमें पता नहीं, निकालना है। 4/3 पाई आर क्यू, तो आर हम लोगों ने गोला का निकाल चुका है, 3 का क्यू हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग सिंपल एच का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एच का क्या हो जाएगा, एच अगर यहाँ से सब कुछ तो दिया गया है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एच का वैल्यू, ये कैलकुलेशन का पार्ट आपका है, तो कीजिएगा तो कितना, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना, 3 सेंटीमीटर। तो ये ऑप्शन नंबर कहाँ है, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिलेगा। डी फॉर दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज का क्वेश्चन हम लोग यहीं रहने देते हैं, और इसी तरह सीरीज जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है, यानी कि मान लीजिए 12 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है, 12, 13, 14, जब तक बहुत सारे स्टूडेंट का 16, 17, 19 को भी बहुत सारे स्टूडेंट का है, तो जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, 11 तारीख तक आपका सीरीज आते रहेगा। 11 के बाद क्या आएगा, तो 11 के बाद आपका जो क्वेश्चन वहाँ पूछा जाएगा ना, वो मैं बताऊंगा। ओके, तो सीरीज जो ये क्लास है, ये 11 तारीख तक कंटिन्यू रहेगा आपको। और करंट अफेयर्स का भी क्लास रेगुलर आ रहा है, यानी कि चारों सब्जेक्ट का क्लास आ रहा है, रीजनिंग का भी, एप्टीट्यूड का भी, जनरल अवेयरनेस का भी, और जनरल इंग्लिश का भी, चारों सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाया जा रहा है। तो समझिए, सिलेक्शन आपका नहीं होगा तो किसका होगा, बस आपको हार्ड वर्क, मेहनत आपको करना है। ओके, तो मेहनत हमारे साथ बन के करते रहिए, सिलेक्शन हो जाएगा। और मोटिवेट होके पढ़िए, ये नहीं होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा, सबका होगा। ओके, तो मेहनत बस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ई बुक अगर लेना चाहते हैं तो अभी से भी टाइम, और ई बुक केवल यहाँ नहीं, एसएससी एमटीएस देने जाइएगा, सिलेबस सेम है, जहां भी ये सिलेबस रहेगा सभी जगह ये काम आएगा। इसलिए ना बोल रहे हैं, ई बुक आप परचेस कर लीजिए। मात्र अभी 70 रुपीज़ में मिल रहा है, जिसमें ऑल सब्जेक्ट, एप्टीट्यूड भी, रीजनिंग भी, जनरल अवेयरनेस भी, और जनरल इंग्लिश भी। ओके, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट कैसे करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कीजिए, वीडियो को बताइए जो यहाँ पे क्लास चल रहा है झमाझम तरीके से। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।